नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है अबॉर्शन को लेकर, जिसमें मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार का भी थोड़ा बहुत जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ वाली बेंच ने ये जजमेंट दिया है। दोस्तों, जजमेंट कहीं से भी अच्छा नहीं है, बड़ा विचित्र जजमेंट है और बड़ी हैरानी होती है कि हमारे जो जजेस हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़कर आते हैं, इस तरह के जजमेंट कैसे दे देते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, जब मैं क्या कहते हैं 11वीं या 12वीं क्लास में था, तब मैंने एक बात कही थी हमारे कुछ मित्रों से जो हमारे साथ रहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कानून है हमारे देश में, तो सीधी सी बात है कि उन कानूनों के तहत जो भ्रूण हत्या है वो गलत है, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा कि यही सुप्रीम कोर्ट जो है गर्भपात की परमिशन देगी, तो वो मेरी बात आज सही साबित हुई है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो जजमेंट दिया उसको सुनकर बड़ी हैरानी आपको होने वाली है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि जुडिशरी में कुछ जजेस किसी लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य भारत में परिवार को ख़त्म करना है। जस्टिस चंद्रचूड़ के अधिकतर जजमेंट महिलाओं के पक्ष में होते हैं और जेंडर बायस्ड होते हैं। इनकी थिंकिंग बड़ी अजीब है। इनके किसी भी जजमेंट को आप देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में है। जस्टिस चंद्रचूड़ मेरे ख्याल से जब कुर्सी पर बैठते होंगे तो इस विचारधारा के साथ बैठते होंगे कि पुरुष ही गलत होता है, महिला ही सही होती है। और अगर न्यायाधीश इस भेदभावपूर्ण विचारधारा के साथ अगर कुर्सी पर बैठता है तो ऐसे न्यायाधीश के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ वही जज हैं और उसी बेंच के जज हैं जिन्होंने चरित्रहीनता वाला जो केस था, मतलब जो धारा थी आईपीसी में 497, उसको हटाया था, ठीक है। जबकि उसमें पीआईएल एक पुरुष ने लगाई थी और पुरुष का ये कहना था कि इसमें पुरुष को ही दंड दिया जाता है, महिला को नहीं, तो महिला को भी दंड दिया जाए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस धारा को ही हटा दिया, जबकि मुद्दा ये था कि महिला को दंड दिया जाए। रेमेडीज ये मांगी थी कि महिला को दंडित किया जाए, तो चंद्रचूड़ ने उस धारा को ही हटा दिया। मतलब कहीं ना कहीं एनी हाउ गोल गोल घुमा के महिला के फेवर में जजमेंट को लेकर आना है। ये इन न्यायाधीशों की मेंटेलिटी होती है, ठीक है। अब अगर जो चरित्रहीनता यानी एडल्ट्री का जो मामला था, उसमें आप महिला को बचा रहे थे, जबकि उसमें महिला को दंड देना था। उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ का तर्क ये था कि महिला का शरीर पुरुष की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जनाब, ये बात तो महिला पे लागू होती ही नहीं है, क्योंकि 497 में किसी पुरुष को सज़ा मिल रही थी, महिला को थोड़ी मिल रही थी। तो जो आपने तर्क दिया वो तो पुरुष पे लागू होता है कि पुरुष का शरीर किसी महिला की प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अब जो आज जजमेंट दिया गया उसके बारे में बता दूं। आज ये जजमेंट दिया है कि कोई महिला जो है जिसको उसके पति ने ज़बरदस्ती माँ बनाया है, वो गर्भपात करवा सकती है। अब बताइए, मुझे बताइए, कोई ज़बरदस्ती कैसे माँ बनाएगा। एक सिंपल सी बात बताऊं, एक अकेला पुरुष किसी अकेली महिला का बलात्कार नहीं कर सकता। क्या वो महिला हाथ पाँव नहीं चलाएगी? क्या उसमें इतनी भी ताकत नहीं, इतनी भी जान नहीं है? ये संभव ही नहीं कि एक अकेला पुरुष किसी अकेली महिला का बलात्कार करे। और यहाँ पर अकेले पुरुष या महिला की बात नहीं, यहाँ पति पत्नी के ऊपर ये जजमेंट दिया गया है कि कोई महिला जो शादीशुदा है और उसका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है उसको, तो वो जो है अपना गर्भपात करवा सकती है। मतलब यहाँ खुल्लम खुल्ला गर्भपात की बात की जा रही है। ऐसे कोई महिला गर्भपात करवा लेगी? ये तो हालांकि ये तो हो ही रहा है हमारे देश में, कोई भी महिला कुछ भी करवा लेगी ऐसे तो। और दूसरी बात, ये साबित कैसे होगा कि पति ने जबरदस्ती माँ बनाया? मतलब ये भी बड़ी विचित्र बात है। क्या कैमरे लगाए कमरे में? सेकेंड थिंग ये कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये इस मेंटेलिटी से ग्रसित हैं कि महिला ऐसा क्यों करेगी। अब ये किस तरह की मेंटेलिटी, ये हमारी समझ में नहीं आता है। इस तरह की विचारधारा बड़ी गंदी होती है। तो इसमें ये भी कहा है उन्होंने जजमेंट में कि अगर किसी महिला को ज़बरदस्ती माँ बनाया जाता है तो ये उसका मैरिटल रेप है, वैवाहिक बलात्कार है। सवाल ये कि वैवाहिक बलात्कार किसको कहते हैं आप किसी कुछ भी नया शब्द बना लेंगे और खुद ही आप उसको डिफाइन करेंगे और खुद ही पूरे देश पे थोपेंगे, तो क्या ये सही माना जाएगा?
क्या 2-3 जजों की विचारधारा 140 करोड़ भारतीयों पर लागू हो सकती है? वो अदालत है, इससे कोई मतलब थोड़ी है। कोई ये कहेगा अरे वो सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है उसका शरीर सोने का तो बना नहीं है, वो भी हाड़ मांस का शरीर बना हुआ है उसका, वो भी अनाज ही खाता होगा। और अगर मैरिटल रेप आप बोल रहे हो तो फिर तो कल को मैरिटल मोलेस्टेशन भी होगा, वैवाहिक छेड़खानी। उसमें भी आप डायलॉग मारोगे कि मोलेस्टेशन इज ए मोलेस्टेशन डजंट मैटर वेदर इट्स अ हस्बैंड और वाइफ। बलात्कार में भी तो आपने यही डायलॉग मारा कि रेप इज ए रेप डजंट मैटर इट्स बिटवीन हस्बैंड और वाइफ। तो फिर ऐसे तो फिर कल सु पत्नी ये भी आरोप लगाई कि मैं खाना बना रही थी, पति ने सीटी मारी, कल उस पर भी लॉ लेके आओगे आप। फिर तो माता पिता बच्चों को कभी गुस्से में आकर थप्पड़ लगाए थे तो उस पर भी माता पिता पर FIR होना चाहिए हमले का। भाई हिंसा एक हिंसा है, वो कहीं भी हो। मतलब ये किस दिशा में ले जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और बाद में फिर क्या होता है कि इन चीज़ों का कोई यूज़ तो है नहीं, मिस यूज़ ही है। तो फिर ऐसा लगता है कि है ना, इनका जब मिस यूज़ होगा तब यही जुडिशरी कहेगी अरे कानून का मिस यूज़ हो रहा है। ये लोग मैरिटल रेप कानून बनाने की बातें करते हैं तो ये गारंटी लें कि किसी बेकसूर को सज़ा नहीं होगी, ये गारंटी नहीं लेंगे। एक तरफा विचारों पर कब तक कानून बनाएंगे ये लोग? 498 में क्या हुआ हमने सबने देखा, कितने घर परिवार बर्बाद हुए। तो जिस तरह के जजमेंट ये लोग दे रहे हैं ये जजमेंट सही नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये जितने भी जजेस हैं, अब सभी की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन कई ऐसे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के, जिसको वामपंथी विचारधारा कहा जाता है। ये विचारधारा हमारे देश में हर उस चीज़ का विरोध करती है जिसका संबंध भारत या भारत की मूल संस्कृति से। जो कुछ भी भारत की मूल संस्कृति से संबंधित है, ये विचारधारा उसका विरोध करती रही है हमेशा से ही। और इसी विचारधारा के कई लोग जज बन के बैठे हुए हैं और ये 70 सालों से चल रहा है। भले सरकार किसी की भी आ जाए, सिस्टम इनके हाथ में रहता है। कम्युनिस्ट लोगों ने हमारे देश में कई इलाकों में कब्जा जमाया हुआ है। ये ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं। इनके निशाने पर भारत और उसकी सभ्यता है। जैसे कि आपके त्यौहार है, ये इस पर कमेंट पास करते हैं, किसी दूसरे त्यौहार पर कमेंट पास नहीं करते। लेकिन भारत के जो त्यौहार हैं, दिवाली आती है, इनको प्रदूषण याद आ जाता है। साल भर जो प्रदूषण फैल रहा है वो इनको याद नहीं आता, दिवाली भी प्रदूषण याद आएगा। होली पर इनको पानी बचाना याद आ जाता है। ये वामपंथी विचारधारा है। जस्टिस चंद्रचूड़ भी इसी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। इनके पुराने जजमेंट को अगर आप देखें, हर जजमेंट इनका ऐसा ही है। और ये वो ऐसे जजमेंट देकर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने कितना महान काम किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ और कई गिने चुने जज अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ये लोग जो हैं महिला संगठनों के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और वहाँ जाकर ये पुरुषों के खिलाफ जहर उगलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनकर बैठा है और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं 2 महीने बाद, तो क्या ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह पर जाना चाहिए? कल को तो ये जस्टिस चंद्रचूड़ किसी हिंदूवादी संगठन के प्रोग्राम में जाएंगे, मुस्लिम संगठन के प्रोग्राम में जाएंगे, तब क्या इनका विरोध नहीं होगा? तब इनका विरोध होगा। तो फिर अब ये महिला संगठन के प्रोग्राम में जाते हैं, तब इनका विरोध क्यों नहीं होता? तब भी इनका विरोध होना चाहिए। जो जज महिला संगठनों के प्रोग्राम में जा रहा है, उस जज के पास एक पुरुष न्याय मांगने किस मुंह से जा सकता है? ये बड़े ही विचित्र बातें हैं। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जो जजमेंट इनकी जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके जजमेंट का विरोध करते हुए एक पत्र लिखें प्रधानमंत्री को। डरने की जरूरत नहीं है, आप इन जजमेंट का सभ्य भाषा में विरोध करके पत्र लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनको लिख सकते हैं, अपने MP MLA को लिख सकते हैं, सोशल मीडिया में विरोध कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के जजमेंट कहाँ से उचित है? और किसी गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का अधिकार किसी जज को किसने दे दिया? क्या वो जज भगवान है? हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि अगर कोई महिला, अगर उसका रेप भी हुआ है और उस रेप से वो गर्भवती हो जाती है, तब भी उसके बच्चे को नहीं मारा जा सकता। अगर वो महिला उसको नहीं पालती तो जो राजा है वो उस बच्चे को पालेगा, लेकिन उसकी हत्या नहीं की जा सकती। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है।
हमारे वेदों में सिर्फ एक ही कंडीशन दे के रखी है गर्भपात की, अगर बच्चा जो पल रहा है माँ के गर्भ में, उससे अगर माँ की जान को खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाए, उस समय बच्चे का गर्भपात, जो बच्चा होता है उसको गर्भ में मारा जा सकता है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में बच्चे को नहीं मारा जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कल को कोई पत्नी बोल देगी मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, मेरे पति ने ऐसा किया था, तो क्या उसकी जुबान को सबूत मान लिया जाएगा? एक महत्वपूर्ण बात है कि बच्चा माँ का है, लेकिन बच्चे पर पिता माँ दोनों का, कि बच्चा तो पिता का भी है। अगर आर्टिकल 21 के तहत महिला को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो वो तो पुरुष को ही प्राप्त है, क्योंकि जो बच्चा महिला के गर्भ में है वो महिला ने अपने दम पे थोड़ी पैदा किया, वो तो उसमें पुरुष का अधिकार भी है, बराबर अधिकार है, 1% भी कम नहीं है। तो ये एक तरफा सोच किस लिए? इसके पीछे एक और गंदी सोच है, जो है वो ये है दोस्तों कि जैसे मैंने कानून की पढ़ाई करी थी, तो मुझे ये बताया गया था कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा उसको मारना हत्या नहीं होता। हाँ, आपके इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है PCN PNDT एक्ट, वो भ्रूण हत्या रोकने के लिए बनाया गया। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई भ्रूण हत्या करता है तो उसको 2 या 3 साल की सज़ा होती है। अब मुझे बताइए कि भ्रूण हत्या मर्डर क्यों नहीं है? हमारे कुछ टीचर थे हमारे कॉलेज में, उनसे भी हमने चर्चा करी थी, वो टीचर भी सिरफिरे टाइप के ही थे, तो हमने पूछा कि सर ये तो मर्डर है। और उनका जवाब क्या है कि अरे बच्चा तो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, तो मर्डर कहाँ से हुआ? भाई साहब, बच्चा दुनिया में कैसे नहीं आया? बच्चा माँ के गर्भ में है, तो माँ इस दुनिया में है, तो बच्चा दुनिया में आया है, अभी माँ के पेट से बाहर नहीं आया, दुनिया में तो आ चुका है, माँ के गर्भ में है वो, उसको मार के तुम कह रहे हो कि ये मर्डर नहीं है। तो ये जो सोच है, यही सोच जस्टिस चंद्रचूड़ की भी है। मतलब अबॉर्शन ही वो मजाक हो गया है। अगर आपको थोड़ा ही महाभारत का ज्ञान हो, तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र मारा था, और उस समय बच्चा गर्भ में था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इतना भयानक श्राप अश्वत्थामा को दिया था, उस श्राप से समझ में आता है कि किसी गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कितना बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि भैया तू अमर तो रहेगा, लेकिन अपनी मौत की भीख मांगेगा। सोचिए कितना भयानक श्राप है, तू अमर रहेगा लेकिन अपने मौत की भीख मांगेगा, तेरे पूरे शरीर में दर्द होगा खासकर यहाँ पर, और तू मौत की भीख मांगेगा। कोई आपको ऐसा श्राप दे दे तो आपको क्या होगा? कुल मिलाकर वो बड़ा जघन्य अपराध था। अब ये अपराध जुडिशरी के माध्यम से हो रहे हैं, और इसका परिणाम ये भी होगा कि जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या होती वो बढ़ जाएगी, 100% वो कन्या भ्रूण हत्या बढ़ेगी। भाई आपने सिस्टम ही ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लॉबी काम कर रही है, जो पूरे देश से परिवारों को ख़त्म करना चाहती है। हर तरफ से ऐसा सिस्टम बना दो कि लोग शादी ही ना करें, और जगह जगह वैश्यालय खुलना शुरू हो जाएंगे, फिर पूरा समाज विकृत कर दो। किसी पहलू पर पूरे समाज की राय, सबकी वो विचारधाराओं को लेकर उन पर विचार कर फिर कानून बनना चाहिए। इतना बड़ा देश, चंद लोग जुडिशरी में बैठे हुए हैं, वो पूरे देश की मतलब आपके बेडरूम में घुस रहे हैं ये लोग। इस तरह के मूर्ख न्यायाधीशों को क्या कहा जाए? और जुडिशियल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जुडिशरी में किसी को भी जज बना देते हैं, ना कोई एग्ज़ाम ना कोई इंटरव्यू। कब तक चलेगा ये? और इस तरह के फैसले देने का तो किसी जज को अधिकार ही नहीं है। ये पक्का ऐसे फैसले एक दिन में नहीं होते, ये फिक्सिंग होती है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, ये फिक्सिंग होती है। जो जज महिला के प्रोग्राम में जाते हैं वहीं पर मुझे लगता फिक्स हो जाता होगा कि हम ऐसा केस लगाएंगे, आप ऐसा जजमेंट देना। पक्का यही होता होगा कि हम ऐसा केस लगाएंगे, हमारी ये मांग रहेगी, हमारा ये तर्क रहेगा, उसके बाद हम चाहते हैं कि आप ऐसा जजमेंट दें। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो ऐसे जजों का विरोध जरूर करें। विरोध करना हमारा हक है, संवैधानिक हक है, भले वो न्यायपालिका हो, कोई भी हो। अगर आप इनका विरोध करेंगे तभी कानून बदलेगा, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों का विरोध करें, वरना कल को तो अभी जैसे कि आपके बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने जो कानून बने हैं 498 डोमेस्टिक, इनका विरोध नहीं किया, आज हम झेल रहे हैं, मतलब आप लोग झेल रहे हैं। अगर इन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ झेलेंगी। बेहतर हो विरोध करें और लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि लोग हर जगह से विरोध के स्वर निकलें। वरना क्या है कि मैंने देखा है कि लोग व्हाट्सएप फेसबुक में विरोध नहीं कर पाते हैं, इतने डरपोक लोग हैं, बाद में कोर्ट के चक्कर काटते हैं। आपके विरोध करने चेंज आएगा।
अब ये मत बोलना कि विरोध करने से कुछ नहीं होगा, होता है। अब आप करते नहीं तो अलग बात है। तो इस निर्णय का विरोध करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट वगैरह, खैर ये तो एक साधारण जानकारी मैंने शेयर करी थी, फिर भी कुछ डाउट वगैरह हो तो आप हमसे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक दोस्तों